चलिए आज हम बात करते हैं 2026 के हॉर्मुज़ इमरजेंसी की। एक ऐसा संकट जिसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर ला दिया था। देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसके बारे में क्या कहा था। दुनिया ने अब तक का सबसे बुरा ऊर्जा झटका देखा है। सिर्फ ये एक लाइन ही इस संकट की गंभीरता को बताने के लिए काफी है ना। तो इसका असर क्या हुआ? असर तुरंत और बहुत ही विनाशकारी था, खासकर भारत जैसे देशों के लिए जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। समझिए कि ये एक आर्थिक सुनामी से कम नहीं था। आप खुद देखिए, कच्चे तेल की कीमत सिर्फ एक महीने के अंदर $69 से सीधे $113 पर पहुंच गई, मतलब लगभग दोगुनी। पर यह संकट सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों का खेल नहीं था। इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा। जरा सोचिए, एक आम परिवार को रसोई गैस का एक सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 4,000 रुपए में खरीदना पड़ रहा था। ये था इस संकट का असली जमीनी चेहरा जो हर घर को महसूस हो रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? कैसे एक छोटा सा तंग सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया में इतनी बड़ी दहशत की वजह बन गया? आइए इसके पीछे की कहानी, इसकी राजनीति और इसके कानूनी पहलुओं को जरा समझते हैं। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, इतनी तेजी से कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। 28 फरवरी को ईरान पर बड़े हमले होते हैं। जवाब में 2 मार्च को ईरान हॉर्मुज़ का रास्ता बंद कर देता है और 6 मार्च आते आते दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी थी। बातचीत की तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई थी। देखिए, इस पूरे विवाद के केंद्र में एक बहुत ही सीधा साधा अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसे कहते हैं UNCLOS। अब आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि कोई भी प्राकृतिक समुद्री रास्ता जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए जरूरी है, उसे कोई भी देश ना तो बंद कर सकता है और ना ही वहां से गुजरने के लिए कोई पैसा या टोल वसूल सकता है। और बस यहीं पर ईरान की मांग सीधे सीधे इस कानून के खिलाफ चली गई। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज को टोल देना होगा। मतलब उन्होंने उस रास्ते को अपनी कोई निजी संपत्ति समझ लिया। ये UN क्लॉज का खुला उल्लंघन था, क्योंकि ये कानून सुएज या पनामा जैसी मानव निर्मित नहरों पर तो लागू होता है, लेकिन हॉर्मुज़ जैसे प्राकृतिक रास्तों पर बिल्कुल नहीं। लेकिन मामला सिर्फ कानून का नहीं था। असली और गहरी समस्या थी अविश्वास की। एक ऐसा अविश्वास जो सालों से अमेरिका और ईरान के बीच पनप रहा था। और यही वो चीज़ थी जिसने किसी भी तरह की सफल बातचीत के दरवाजे पहले ही बंद कर दिए थे। अब ये स्लाइड, ये इस पूरे गतिरोध की जड़ है। इसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल थे। एक तरफ था अमेरिका, जिसका कहना था कंप्लायंस फर्स्ट, मतलब पहले आप हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कीजिए, हमारी शर्तें मानिए, उसके बाद ही हम आप पर लगे प्रतिबंध हटाने के बारे में सोचेंगे। राहत एक तरह से इनाम थी। वहीं दूसरी तरफ ईरान का मॉडल था रिलीफ फर्स्ट। उनका कहना था, नहीं, पहले आप हमें आर्थिक राहत दीजिए, यह साबित कीजिए कि आप पर भरोसा किया जा सकता है, उसके बाद ही हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। अब आप ही सोचिए, ये 2 रास्ते कभी मिल सकते थे? बिल्कुल नहीं। ईरान के इस अविश्वास के पीछे बहुत ठोस वजह थी। 2015 की न्यूक्लियर डील से अमेरिका का अचानक पीछे हट जाना उन्हें आज भी याद था। इस वजह से अमेरिकी वादों पर से उनका भरोसा समझिए पूरी तरह उठ चुका था। और तो और जब बातचीत की कोशिशों के बीच ही उनके मुख्य वार्ताकार अली लारिजानी की हत्या कर दी गई, तो ये अविश्वास और भी ज्यादा गहरा हो गया। तो जब दुनिया की 2 बड़ी ताकतें एक दूसरे से बात तक करने को तैयार नहीं थीं, तब इस बेहद मुश्किल घड़ी में एक ऐसे देश ने मध्यस्थता की जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तान। और इस एक कदम ने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक अहम डिप्लोमैटिक ताकत बना दिया। और पाकिस्तान ने जो कर दिखाया, वो कूटनीति की दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। इससे नाम दिया गया दोहरा समर्थन, यानी द डुअल एंडोर्समेंट। ये वाकई में एक बहुत ही दुर्लभ चीज थी। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति और दूसरी तरफ ईरानी विदेश मंत्रालय, दोनों ने एक साथ सार्वजनिक तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के प्रयासों की सराहना की। विश्लेषकों का मानना है कि उस वक्त दुनिया में कोई और देश था ही नहीं जिस पर वॉशिंगटन और तेहरान दोनों एक साथ भरोसा कर सकें। ये टेबल बिल्कुल साफ कर देती है कि 2013 की जिनेवा बातचीत और 2026 की इस्लामाबाद प्रक्रिया में कितना बड़ा फर्क था। पहले मध्यस्थता यूरोपियन यूनियन और बड़ी ताकतें थीं, अब सिर्फ पाकिस्तान था। पहले मुद्दा सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम था, अब इसमें हॉर्मुज़ और क्षेत्रीय शांति भी जुड़ गए थे। और सबसे बड़ा फर्क, जनेवा में बातचीत युद्ध को टालने के लिए हो रही थी, जबकि इस्लामाबाद प्रक्रिया एक चलते हुए युद्ध के बीच हो रही थी।
लेकिन इतनी बड़ी और साहसी कोशिश के बावजूद इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई वो आखिरकार नाकाम हो गई। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि गलती हुई कहाँ। पूरी बातचीत 3 बड़े मुद्दों पर आकर फंस गई। पहला, न्यूक्लियर एनरिचमेंट। अमेरिका चाहता था कि ईरान इसे पूरी तरह बंद कर दे, जबकि ईरान इसे अपना संप्रभु अधिकार मानता था। दूसरा, होर्मुज पर नियंत्रण। ईरान टोल वसूलना चाहता था, अमेरिका इसके सख्त खिलाफ था। और तीसरा, क्षेत्रीय युद्ध विराम। ईरान की मांग थी कि लेबनान में इजरायली हमले रुकें, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं हुआ। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस का ये बयान, उन्होंने हमारी शर्तें मानना नहीं चुना, अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। इससे साफ जाहिर होता है कि अमेरिकी पक्ष किसी समझौते के लिए नहीं, बल्कि अपनी शर्तें मनवाने के इरादे से बातचीत की मेज पर आया था। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अपना एक 10 सूत्रीय प्लान रखा था। इसका सबसे जरूरी हिस्सा था उनका रिलीफ फर्स्ट का सिद्धांत। वो चाहते थे कि भरोसे की पहली निशानी के तौर पर अमेरिका उनके फ्रीज किए हुए $6 अरब तुरंत जारी करे। इसके बिना वो किसी भी और मुद्दे पर आगे बात करने को तैयार ही नहीं थे। तो ठीक है, बातचीत तो नाकाम हो गई, लेकिन इस नाकामी से एक नई कूटनीतिक हकीकत पैदा हुई। एक्सपर्ट्स ने इसे हर्टिंग स्टेलमेट का नाम दिया, यानी एक दर्दनाक गतिरोध। और अब यही आगे का रास्ता तय करने वाला था। और यहीं पर पाकिस्तान ने एक बहुत ही शानदार कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने इस नाकामी को बातचीत का अंत नहीं माना, बल्कि उन्होंने इसे इस्लामाबाद प्रोसेस का नाम देकर राउंड 1 यानी पहला दौर करार दिया। ऐसा करने से उन्होंने भविष्य में और बातचीत की उम्मीद को जिंदा रखा और इस जरूरी चैनल को पूरी तरह से टूटने से बचा लिया। तो ये दर्दनाक गतिरोध आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां लड़ाई जारी रखने का नुकसान इतना ज्यादा हो जाता है कि दोनों ही पक्ष, भले ही वो एक दूसरे से नफरत करते हों, बातचीत की टेबल पर बने रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर बातचीत टूटी तो नुकसान और भी बड़ा होगा। हमने ये सारी जानकारी विकिपीडिया, अल जजीरा, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और टाइम मैगजीन जैसे कई विश्वसनीय स्रोतों से इकट्ठा की है, ताकि इस जटिल मुद्दे की एक निष्पक्ष और पूरी तस्वीर सबके सामने रखी जा सके। अगर इस पूरे मुद्दे को समझने में आपको मदद मिली हो तो इस विश्लेषण को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे अगले अंक को देखना मत भूलिएगा, जिसमें सिद्धार्थ सर भारत और इस्लामाबाद वार्ता के संबंधों पर एक गहरा विश्लेषण करेंगे। और जाते जाते हम एक जरूरी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। जिस तरह से एक मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान की भूमिका और महत्व बढ़ रहा है, ऐसे में भारत के लिए नई स्ट्रैटेजिक राह क्या होनी चाहिए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।